जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl मिलता है ना। लेकिन NaCl बनता कैसे है, परमाणु स्तर पर, एटॉमिक लेवल पर चीज़ें कैसे हो रही हैं? तो इस वीडियो में हम यही पता लगाने वाले हैं। हम सीखेंगे कि धातुएं अधातुओं के साथ यानी मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, आयनिक आबंध क्या होते हैं और वे कैसे बनते हैं। अब इनके बारे में सीखना शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी होंगी। पहली, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, या कहिए एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और दूसरी, नोबल गैसों के बारे में क्या चीज़ खास होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नोबल गैसों की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, नोबल गैसें प्रकृति में अक्रिय यानी इनर्ट होती हैं। वे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। तो हम समझना चाहते हैं कि उनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से वे ऐसा करती हैं। शायद वहाँ से हम समझ सकें कि अन्य तत्व अभिक्रिया क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने नियॉन लिया है जो एक नोबल गैस है। इसकी परमाणु संख्या 10 होती है। इसका मतलब है कि नियॉन के नाभिक में, न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन होंगे। और चूंकि यह नियॉन का एक उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल है, इसलिए इसमें नाभिक के चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होंगे। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी मर्जी से कहीं भी रैंडमली नहीं घूम रहे होते। इसके बजाय वे कोश यानी शेल्स नामक निश्चित क्षेत्रों में घूमते हैं। अब एक परमाणु में कई कोश हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, और हम जानते हैं कि इन कोशों को विशेष नाम दिए गए हैं, KLMN। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे नाम क्यों? तो इसकी चिंता अभी मत करिए। इसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी देखते हैं कि इन कोशों में 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं। तो पहला कोश जो नाभिक के सबसे पास है, जिसे K कोश भी कहा जाता है, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों की क्षमता होती है। तो 10 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन K कोश में चले जाते हैं। मतलब हमारे पास अब 10-2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब दूसरा कोश या L कोश, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि बचे हुए सभी 8 इलेक्ट्रॉन ये L कोश में चले जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। और नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर इस तरह से घूमते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली एक बात यह है कि नियॉन के सबसे बाहरी कोश यानी संयोजी कोश में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए इसी के साथ एक और नोबल गैस का उदाहरण लेते हैं। इस बार हम लेते हैं आर्गन। इसकी परमाणु संख्या है 18। इसका मतलब है कि आर्गन के नाभिक में 18 प्रोटॉन्स होंगे। और चूंकि हमने आर्गन का एक उदासीन परमाणु लिया है, इसलिए हमारे नाभिक के चारों ओर 18 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कोशों में कैसे व्यवस्थित हैं। तो पहले कोश या K कोश में हमारे पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दूसरे कोश में हमारे पास अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब तक हमारे पास 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 18 में से 10 गए, मतलब हमारे पास अब 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, तो अब हमारे सभी 8 इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में समा जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्गन के सबसे बाहरी कोश या संयोजी कोश में भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। वास्तव में हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसे देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या इलेक्ट्रॉनों की इस विशेष व्यवस्था के कारण ही हमारी नोबल गैसें प्रकृति में अक्रिय हैं। और हाँ, ये कुछ हद तक सही है। हमने पाया कि जो अन्य तत्व अभिक्रियाओं में भाग ले रहे थे, वे या तो इलेक्ट्रॉनों को खो रहे थे या पा रहे थे या साझा कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि वे अपने संयोजी कोश में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकें। और हमने इस घटना को एक नाम दिया। हम इसे अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये बताता है कि आमतौर पर तत्व 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास सोडियम है और इसकी परमाणु संख्या 11 है। इसका मतलब है कि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन और इसके चारों ओर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कोशों में कैसे जाते हैं। तो पहले कोश में या K कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब अगले कोश में हमारे पास अधिकतम
8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब तक हमारे पास 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, लेकिन सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इसका मतलब है कि एक और इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अब अगले कोश में जाएगा, तो ये हमारा 11वां इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम के सबसे बाहरी कोश में या संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि इसका अष्टक, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब ये सोडियम अपना अष्टक कैसे पूरा कर सकता है? अब एक विकल्प तो ये है कि सोडियम 7 और इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, तो 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सोडियम का अष्टक पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इसलिए घूमते हैं क्योंकि वे नाभिक में मौजूद प्रोटॉन्स के द्वारा आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोटॉन्स की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत बढ़ा देंगे तो वे समान आकर्षण का अनुभव नहीं करेंगे और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो ये कि सोडियम संयोजी कोश में मौजूद इस एक इलेक्ट्रॉन को खो दे और अब सोडियम का सबसे बाहरी कोश ये वाला कोश होगा, दूसरा कोश एल कोश। और आप देख सकते हैं कि इसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम का अष्टक पूरा हो जाता है। इसलिए जब सोडियम किसी अभिक्रिया में भाग लेता है तो वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। अब चलिए क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, मतलब इसमें 17 प्रोटॉन हैं जिनके चारों ओर 17 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब देखते हैं कि किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दूसरे में हमारे पास अधिकतम 8 हो सकते हैं। तो हमारे पास 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 17 में से 10 गए, मतलब 7 बचे हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन वे यहाँ सबसे बाहरी कोश में होंगे। तो यहाँ भी क्लोरीन का अष्टक पूरा नहीं है, क्योंकि सबसे बाहरी कोश में या संयोजी कोश में हमारे पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन का अष्टक पूरा करने के लिए हमें एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। तो अब इसे देखकर ऐसा लगता है कि सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाकर अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। और ठीक इसी तरह वे अभिक्रिया करते हैं। लेकिन देखिए, कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ होती हैं। यहाँ शुरुआत में सोडियम एक उदासीन परमाणु था, न्यूट्रल एटम था। इसमें केवल 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, यानी समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। लेकिन सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो अब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, लेकिन केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसका मतलब है कि सोडियम के पास एक अतिरिक्त प्रोटॉन है, मतलब एक अतिरिक्त धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ अब हमें सोडियम प्लस आयन Na+ आयन मिलता है। अब चूंकि यहाँ क्लोरीन को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, क्लोरीन माइनस आयन बन जाएगा। क्लोरीन को एक ऋणात्मक आवेश मिलेगा। हम ये भी जानते हैं कि विपरीत आवेश यानी ऑपोजिट चार्जेस वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसीलिए Na+ और Cl- आयनों के बीच एक प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और इसी वजह से ये दोनों आयन आपस में चिपक जाते हैं और हमें NaCl मिलता है। अब एक आखिरी बात, इस तरह से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक या आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। यहाँ धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण आयन बन रहे हैं, धनात्मक रूप से आवेशित आयन और ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन। और ये आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से यौगिक बनता है। तो इसीलिए इन यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब चलिए वीडियो का सारांश देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि तत्व एक पूर्ण अष्टक पाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, मतलब वे चाहते हैं कि उनके सबसे बाहरी कोश में, उनके संयोजी कोश में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और जब धातु और अधातु इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करके अभिक्रिया करते हैं तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन खो देगा और धनात्मक आवेश प्राप्त करेगा
और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। अब ये विपरीत रूप से आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और जो यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड कहा जाता है।